गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लास्ट वीडियो में हमने कर्मधारय समास कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे समास का लास्ट भेद बचा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन देखिए आप। समास में जब अन्य पद की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अन्य पद की प्रधानता होती है, इसका मतलब ये है कि पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के संयोग से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ बताया जा रहा है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के भी 4 उपभेद आते हैं। तो फर्स्ट भेद देखिए इसका, समान अधिकरण बहुव्रीहि। समान अधिकरण अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, समान अधिकरण कर्मधारय है, उसमें समान विभक्ति का बताया था। तो समान अधिकरण बहुव्रीहि का भी मीन यही है कि जिसमें पूर्व पद में और उत्तर पद के अंदर समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह आपके समान अधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट है चतुर्मुखः। अब पूर्व पद चतुर और दूसरा है मुख, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे हम, तो समास विग्रह होगा चत्वारि मुखानि यस्य सः। 4 मुख हैं जिसके वह। तो 4 मुख किसके हैं, इसका कोई तीसरा अर्थ ग्रहण हो रहा है हमें, और तीसरा अर्थ क्या है, ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं। तो यहाँ पर चतुर्मुखः ये पद जो है आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि हमने चत्वारि और मुखानि ये नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग लिखी है। क्यों? क्योंकि मुख आपकी किसके अंतर्गत आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा, और आपकी मुख पद नपुंसकलिंग बहुवचन में आ रहा है, तो उसका जो विशेषण है वह भी किस में आ जाएगा, आपके नपुंसकलिंग बहुवचन में। यहाँ पर चत्वारि मुखानि बहुवचन क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 से ज़्यादा की काउंटिंग होती है वो किस में आती है, आपके 3 है, 4, 5 ये किस में आती हैं, आपके बहुवचन में आती हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने अर्थ किया है कि 4 मुख हैं जिसके पद किसके अंतर्गत, यत पद जो है, यत आपको याद रखना है, यत पद की विभक्ति जो अर्थ लिया जा रहा है, जैसे जिसका, जिससे, जिसमें, तो में किसका आ रहा है, सप्तमी विभक्ति का आ रहा है, जिसका षष्ठी का आ रहा है, जिससे में एक आपके तृतीया भी आ रही है, पंचमी भी आ रही है। मैं बोल रही हूँ जिसको, तो यहाँ द्वितीय आ रही है, को किसका कारक चिन्ह है, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ यत का आपको उसी विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पद लिखना है। लेकिन वो पद किस तरह से लिखोगे वो भी एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। यहाँ देखिए चतुर्मुखा, मतलब ये कोई पुरुषवाचक पद के लिए आ रहा है, कोई पुरुषवाचक पद के लिए आ रहा है। इट मीन्स हमें जो यत शब्द की विभक्ति यहाँ लिखेंगे षष्ठी की, वह पुल्लिंग के अनुसार होनी चाहिए। तो जिसका में यत शब्द से षष्ठी विभक्ति का क्या बनता है, यस्य पद बनता है। फिर नेक्स्ट लिखा है सह। थोड़ा सह के बाद में विसर्ग है, वो आपको लाइट दिख रहा होगा थोड़ा। तो सह पद भी किसके अंतर्गत आएगा, आपके पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो चतुर्मुखा पद लिया है वो ब्रह्मा जी के लिए लिया है, तो वहाँ पर पुरुषवाचक तीसरा अर्थ जो आ रहा है हमारा वो पुरुषवाचक है, तो इसीलिए पुरुषवाचक अर्थात पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर जो सह पद है वह भी किसके अंतर्गत, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर तीसरा कोई स्त्रीवाचक है तो यहाँ पर सा पद आ जाएगा। अगर तीसरा पद हमारा नपुंसकलिंग वाचक है तो वहाँ तत्पद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ उसको, चतुर्मुख पद के समान अधिकरण बहुव्रीहि में आपके पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसे समान अधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें 2 चीज़ें और याद रखनी है। यत पद की विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो आपके जो आप अर्थ ले रहे हो हिंदी अर्थ, जिसका तो षष्ठी विभक्ति आएगी, जिसको को में द्वितीय आती तो द्वितीय विभक्ति आएगी, जिसमें तो सप्तमी, जिसने तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो यहाँ पर जिसका बोला है मैंने अर्थ, तो यहाँ यत पद की षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, तो यत पद की षष्ठी आएगी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीसरा अर्थ हमारा पुल्लिंग के अनुसार आ रहा है। और आगे है सह, 4 मुख हैं जिसके वह, आंसर है ब्रह्मा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, पतित पर्णः। पतित का अर्थ होता है गिरना, और पर्ण मीन्स पत्ता। तो गिर गए हैं पत्ते,
गिर गए हैं पत्ते। अब आपको ये कारक के अंदर 9th क्लास में अच्छे से बताया था कि गिरने के जो चीज़ अलग होती है किसी वस्तु से उसमें कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति आती है। हम समास विग्रह करेंगे तो पतित पर्णः, यहाँ पर पतित पर्ण जो है वो किसके अनुसार चल रहा है, नपुंसकलिंग के अनुसार। ठीक है, तो जो आपका पत्ता है वो नपुंसकलिंग है, तो उसका विशेषण भी जो क्या आएगा वो नपुंसकलिंग में आएगा, तो इसका समास विग्रह होगा पतितम पर्णम। अब जिससे वह, जिससे से आपके तृतीय विभक्ति में भी आता है, पंचमी में भी आता है, लेकिन यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, तो अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यत शब्द की पंचमी विभक्ति का क्या रूप बनेगा, यस्मात्। चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग, यस्मात् पद ही बनता है। फिर इसके बाद लिखना है यस्मात् जिससे वह, तो वह पद भी आपके पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि वृक्ष तीसरा अर्थ हमारा क्या आ रहा है, वृक्ष। वृक्ष किस कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है, इसीलिए यहाँ पर सह पद लगाया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो समस्त पद बनेगा हमारा, समस्त पद भी उसी लिंग के अनुसार बनेगा। जो तीसरा अर्थ आ रहा है, तीसरा अर्थ जिस लिंग में होगा उसी के अनुसार हमारा समस्त पद बना है। आप यहीं से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर्णः आ रहा है मतलब ये पुल्लिंग के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग का होता तो इकारांत होता या आकी मात्रा आती, और नपुंसकलिंग वाचक होता तो वहाँ पर फलम के अकॉर्डिंग अम की ध्वनि लास्ट में आती। तो यहाँ पर पर्णः अर्थात ये पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो गिर गए हैं पत्ते जिससे वह अर्थात वृक्ष, वृक्ष पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर सह पद पुल्लिंग के अनुसार चला है। अगर स्त्रीवाचक होता तो सा और नपुंसकलिंग वाचक होता तो तत्। सेकंड देखिए इसका भी व्यधिकरण बहुव्रीहि। अभी समान अधिकरण में आपको बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वो समान अधिकरण बहुव्रीहि कहलाया। व्यधिकरण बहुव्रीहि में क्या है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति नहीं होती है, अलग अलग विभक्ति होती है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चक्र पाणिः। पाणी मतलब हाथ, और चक्र, चक्र है हाथ में जिसके वह। ठीक है, चक्र हाथ में किसके हैं, विष्णु जी के हैं। तो देखिए यहाँ पर चक्रम, आपके चक्र है हाथ में जिसके वह, तो चक्र पद किसके अनुसार चला, आपके नपुंसकलिंग में आपकी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आया। तो चक्रम एक ही चक्र है इसलिए एक वचन का पद आ गया। पाणौ, चक्र है हाथ में जिसके, अब हाथ में कौन सा आ रहा है, हाथ में सप्तमी विभक्ति का बोध करवा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पाणौ शब्द में प्रथमा विभक्ति नहीं आई है, यहाँ पाणौ शब्द में आपके कौन सी विभक्ति आई है, हरि के अकॉर्डिंग हरौ पद बनता है। इकारांत हरि में सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरौ पद बनता है। उसी तरह से पाणी मूल शब्द है, पाणी का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बना है पाणौ। ठीक है, चक्र है हाथ में जिसके वह। अब यहाँ पर वह पद, ये भी आपको अभी वापस पहले बताया है कि जो आपका तीसरा अर्थ आ रहा है वो पुल्लिंग वाचक है, तो आपका यहाँ पर सह पद आएगा स्त्रीवाचक, तो सा। तो यस्य स जिसके वह, तो यहाँ पर यत, यस्य पद कैसे आया, जिसके, जिसके से क्या हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आया है। नेक्स्ट देखिए, शूल पाणी, त्रिशूल और पाणी हस्त, यहाँ विसर्ग आ रहा है, शूल पाणी ह, मतलब यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, ये कोई पुरुषवाचक के लिए ही आ रहा है, पुल्लिंग के लिए ही आ रहा है। तो इसका समास विग्रह देखिए, शूलम ये नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग बना है क्योंकि सजीव नहीं है त्रिशूल। शूल है हाथ में, हाथ में तो इसमें कौन सी आनी चाहिए, सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ शूलम में प्रथमा विभक्ति थी, पाणौ में सप्तमी विभक्ति आ रही है। व्यधिकरण पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हो रहा है। तो शूलम पाणौ, शूल है हाथ में जिसके वह, तो जिसके के किसका कारक चिन्ह है, षष्ठी का, तो यत का षष्ठी विभक्ति यस्य बना, और वह यहाँ पर वह के अंतर्गत सह पद आएगा। तो तीसरा अर्थ क्या आया यहाँ पर, शिव। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, तुल्य योगी बहुव्रीहि। देखिए तुल्य योगी बहुव्रीहि में आपके जहाँ पर साथ का बोध हो रहा है, जिसके साथ किया जा रहा है कोई कार्य, वहाँ पर आपके तुल्य योगी बहुव्रीहि में इसमें तीसरा अर्थ ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, सपुत्रः, पुत्र के साथ
पुत्र के साथ, तो वैसे आपको पता होगा कारक के अंदर पढ़ा है आपने कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ जब समास विग्रह करोगे आप तुल्य योगी बहुव्रीहि में, तो पुत्र शब्द में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। समास विग्रह करते टाइम इसमें पुत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो समास विग्रह क्या बना आपका, पुत्र के साथ, तो पुत्रेण सहितः, आपको अंत में क्या लगाना है, सहित पद को जोड़ना है, ठीक है। और सहित विसर्ग इसलिए आया है क्योंकि पुरुषवाचक समस्त पद जो आ रहा था वो पुत्र पुरुषवाचक था, इसीलिए यहाँ पर भी विसर्ग लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, सबांधवः, बंधुजनों के साथ, मित्रों के साथ। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा बांधव शब्द में, बंधु शब्द में। तो यहाँ पर समास विग्रह होगा बांधवैः सहितः, बंधुओं के साथ। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ भेद, उपमानवाचक बहुव्रीहि। उपमानवाचक बहुव्रीहि में आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था कि जहाँ लास्ट क्लास में कंधाय समास में बताया था उपमान उपमेय, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ उपमावाचक शब्दों का बोध हो रहा है और तीसरा अर्थ ग्रहण हो रहा है, वहाँ उपमानवाचक बहुव्रीहि है। देखिए इसका एग्जाम्पल, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी अब इकारांत आ रहा है, इट मीन्स यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। चंद्रमुखी इकारांत आ रहा है, अभी बताया आपको कि जहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है या ई की ध्वनि आ रही है दीर्घ की, वहाँ पर आपके स्त्रीवाचक पद आएगा। तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह इसका समास विग्रह होगा। तो देखिए इसका समास विग्रह, चंद्रः, चंद्रमा के समान, के समान अब बताया था आपको मैंने लास्ट क्लास में, जब हम के समान पद लेते हैं उसको बताने के लिए कौन सा पद जोड़ा जाता है, वो पद जोड़ा जाता है उपमावाचक शब्द के बाद। तो यहाँ पर एव पद जोड़ा है, चंद्रः एव, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। तो चंद्रः एव मुखम, जिसका वह। अब तीसरा अर्थ किसी स्त्रीलिंग में आ रहा है, किसी स्त्री के लिए आ रहा है, अर्थात स्त्रीलिंग में हमें यत शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनना चाहिए, जैसे लतायाः, तो यत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा यस्या, और सह के स्थान पर सा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सा पद बनता है, तो सा पद बना है। तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, सुंदर स्त्री की यहाँ पर विशेषता की जा रही है कि कोई बहुत सुंदर, जिसका चंद्रमा के समान मुख है जिसका, अर्थात चंद्रमुखी, ठीक है। तो ये आज आपके बहुव्रीहि समास के 4 भेद थे, जिसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्ययोगी बहुव्रीहि और उपमानवाचक बहुव्रीहि। तो आपकी बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी जो समास चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आज। और आपको बहुव्रीहि समास में जो भी मैंने पढ़ाया है उनको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।